दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। नहीं। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो नोट है ये हमारे एक महान यूट्यूबर के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका नाम है शोभित निर्वाण। तो उन्होंने यहाँ पर सब टॉपिक्स के द्वारा ये जो नोट्स क्लियर किए हैं, जैसे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर जो बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन है, उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे जो जो चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन स्टेट, चेंजेस एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तीन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल को हम फोटोलाइटिक भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन and effect of oxidation reaction, which are two effect causes by the oxidation, which is corrosion as well as density. Well done. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। So now we will study about the chemical reaction. Basically here, according to the definition, a process in which one or more substance react to form a new substance with new chemical identities and properties. यानी जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करते एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि जो नए केमिकल आइडेंटिटीज और नए केमिकल प्रॉपर्टीज को भी फॉर्म करते हैं, तो उससे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में सिंबल रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, जो केमिकल जो यहाँ पर लिखा है मीथेन, जो मीथेन है जो कि CH4, और उसके बाद है ऑक्सीजन जो कि O2 है, उसके बाद है CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और H2O जो कि है क्या, लिक्विड फॉर्म जो कि वाटर है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। A chemical equation is in the form which the number of atoms of each element on the reactant side is equal to the side on product side, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होगा वो इक्वल होगा किसके साइड, जो प्रोडक्ट साइड में जितना एटम होगा, तो क्या कहेंगे हम इसे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि द नंबर ऑफ atoms on the reactant side is equal to the number of atoms in the product side. Okay, so here a law is followed which is law of conservation of mass, and mass neither be created nor be destroyed, okay, during the chemical reaction. And the method is used to heat and trial method. As we can see, trial method and heat and trial method can be used below. Okay, यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर जो Fe यानी फेरस प्लस H2O गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर H2O, यहाँ पर फेरस जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पर Fe है यानी कि फेरस, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो फेरस का 1 है जो कि रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट का 3 है। फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स है, पर यहाँ पर 2 एटम है, दोनों समान है यानी इक्वल है। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 है, इधर 4 है, तो हम यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम अगर यहाँ पर 4 दे दें, इसके आगे 4 लगाएं तो 4 2 8 या 4 2 8 हाइड्रोजन हो जाता है,
तो हमें यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 लगाना पड़ेगा, तब जाकर हाइड्रोजन बैलेंस होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया है, O4 है, इधर भी O4 है, बस बाकी है फेरस का। तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 3 है, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। इजी यार, सिंपल, सब कुछ सिंपल है, सिर्फ दिमाग खटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ZnCO3, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल है, वो आप खुद से कर लेना, यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो प्रेसिपिटेट को हम क्या कह सकते हैं, एन इंसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो सब्सटेंस पानी में घुल नहीं सकता उसे हम कहेंगे क्या, इंसोल्यूबल, तो उसी को हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है दोस्तों। उसको हम पीपीटी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 5 चीज़ लिखा है, जो कि है चेंजेस इन कलर, अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो या टेम्परेचर चेंज हो या स्टेट चेंज हो, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और इधर और एक एग्जांपल दिया गया है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा तो भी कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, FeCuSO4, जो कि यहाँ पर CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है, इधर कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू इन कलर है, और इसको हम Fe से रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, FeSO4 प्लस Cu, यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर Fe स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, तो यहाँ पर Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो Fe इधर बैठ जाएगा और Cu उधर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर ब्लू कलर, यहाँ पर ब्लू ग्रीन हो गया, तो चेंज इन कलर हुआ कि नहीं, तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद CO प्लस H2O, ठीक है दोस्तों। तो CO किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जो कि है क्या, लिक्विड, यानी वाटर भी कह सकते हैं हम। अगर ये दोनों मिल जाए, if both of them mix together or combine with each other, then they will form calcium oxide, okay, with heat. They will release the heat if this reaction is occurred. Therefore, we can say that reaction is going on, okay. So, okay, change in state. How state changes? Here, gaseous state, H2 which is in gaseous state, and O2 which is also in gaseous state. Okay, if both of them combine each other or react each other, the gaseous state will change into liquid state. You can say here, we can see here. Okay, हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो गैस गैस रिएक्ट करके और लिक्विड बना सकता है। तो हम यहाँ पर इसे भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पर गैस इवॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। तो Zn प्लस H2SO4, यहाँ पर Zn है SO4 प्लस H2, यहाँ पर भी गैस इवॉल्व हुआ है कि नहीं, H2 गैस है कि नहीं, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, प्लस CaI, यानी कि जो पोटेशियम आयोडाइड गिव राइजेस टू PbI2, यानी जो क्या, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर PbI2 जो कि है येलो सॉलिड PPT, यानी कि जो एक टाइप का सॉलिड प्रेसिपिटेट है, तो यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ है, तो हम इसे भी केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली होता क्या है ये, तो द रिएक्शन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, रिएक्शन में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब और एक्सो का मतलब रिलीज। एंडो का मतलब क्या, इन, और एक्सो का मतलब एग्जिट, ठीक है। तो
फोटोसिंथेसिस में एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर CaCO3 प्लस हीट गिव राइज टू CaO प्लस CO2। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट को हम रिएक्ट करेंगे तब जाकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हीट इन्वॉल्व है, हीट लगा है इधर, तो हम इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, और इधर है CaCO3, यहाँ पर जो सिंबल दिया है हीट का सिंबल है डेल्टा, इधर दिया गया है, सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि ऑपोजिट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ जो हीट रिलीज होता है, यहाँ पर जो हीट रिलीज हुआ है इससे हम क्या कहेंगे, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो 3 टाइप का केमिकल रिएक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टर्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 या 2 से अधिक रिएक्टर एक साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, उससे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट है कि नहीं, जो CaO प्लस H2O, यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम है, और H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, गिव राइजेस टू और फॉर्म CaOH ट्वाइस जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैग्ड लाइम। ठीक है दोस्तों, यह चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्लैग्ड लाइम, यहाँ पर जो क्विक लाइम किसे कहते हैं CaO, और स्लैग्ड लाइम किसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट यहाँ पर रिलीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे क्या इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर गिवन है इज यूज्ड ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाल calcium hydroxide reacts slowly with the CO2 in the air to form thin layer of calcium carbonate on the wall, which is give a shiny appearance to the wall. Finally, after 2 or 3 days of the whitewashing, calcium carbonate is formed. Okay, तो यहाँ पर मैं सिंपल वर्ड से आपको बता रहा हूँ। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम दीवार में जब पेंट करते हैं तो 2-3 मिनट के बाद जब हम क्या करता है, जो जो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तब वो एक शाइनी, एक क्या करता है शाइनी, एक वाल में जो शाइनी वाल है, जो वाल में एक शाइनी वाइट कलर का एक लेयर फॉर्म करता है, उससे हम क्या कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 दिन के बाद हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो उसका रिएक्शन है CaOH प्लस CO2 गिव्स राइजेस टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जो कि लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी एक रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का H2 प्लस O2 गिव राइजेस टू H2O, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कोल जो कि कार्बन का फॉर्म है, कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2। कार्बन का बहुत सारा फॉर्म है जैसे ग्राफाइट, डायमंड, कोल एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन a single reactant break down into 2 or more simple product, बेसिकली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, जब एक रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से अधिक
सिंपल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तब हम उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप में डिवाइड हुआ है, इधर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। द रिएक्शन used energy in the form of heat for decomposition of the reactants। reactants को डिकम्पोज करने के लिए जो एनर्जी लगता है, जो कि हीट एनर्जी लगता है, उससे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग we can find that calcium carbonate on heating decompose to give calcium oxide and carbon dioxide। सो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हीट इन्वॉल्व है। ठीक है दोस्तों, हीट यूज किया गया है इधर, तो इसको हम कहेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक जो प्रोडक्ट निकला है एक ही प्रोडक्ट एक ही रिएक्टेंट से। ठीक है, अभी हम देखेंगे और एक एग्जांपल FeSO4। जब हम इसे भी हीट करेंगे तो Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3, जो कि है फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इससे यहाँ पर लिखा हुआ कि एक ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, जो कि FeSO4 प्लस .7H2O। जब हम हीट करेंगे वो हाइड्रेटेड हो जाएगा और इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको लूज करके FeSO4 हो जाएगा। तब जाकर अगर हम हीट करेंगे तो जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ज़रूर आएगा ये। ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट इट डिकम्पोजेस टू गिव येलो लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो PB यानी कि जो लीड नाइट्रेट है उसको भी हम अगर हीट करेंगे तो PbO यानी कि जो लीड ऑक्साइड बनेगा, जो कि येलो कलर में रहता है, और लीड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, जिससे कलर ही नहीं है और येलो कलर हो जाएगा। उसके बाद और एक कंपाउंड बनेगा जो कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन फ्यूम है, प्लस O2 जो कि ऑक्सीजन है। ठीक है, यही सब प्रोडक्ट निकलेगा एक ही रिएक्टेंट से, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का इन्वॉल्व है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या नीड किया गया है। ठीक है, अब द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जहाँ पर 2H2O gives when electric current is given it split into H2 plus O2। यहाँ पर क्या क्या है कि यहाँ पर क्या क्या है H2। हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो आप एक ट्यूब में, तो अगर आप एक ट्यूब में एक पानी डालेंगे, उसके बाद ब्रिंग ए वायर एंड पुट इट इनसाइड द वाटर एंड थिंग्स विथ मेकिंग ए कंडक्टर विथ ग्राफाइट के साथ ही इलेक्ट्रिक पास करना वाटर में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप कि यहाँ पर H2 प्लस ऑक्सीजन, H2 निकलेगा ज़्यादा और ऑक्सीजन थोड़ा कम निकलेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या और एक रिएक्शन जो कि है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट हम अगर सोडियम क्लोराइड से पास करेंगे तो दो न्यू प्रोडक्ट निकलेगा, जो कि Na और Cl2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो न्यू प्रोडक्ट निकले हैं, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद और एक है जो कि है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उससे और भी कह सकते हैं
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाप रे, इसका तो 3 नाम है। इसको याद रखो या इसको याद रखो या फिर इसको याद रखो, आपकी इच्छा। ठीक है, आपका मर्जी, जो आपको पसंद आए। This reaction involved the use of light energy for the purpose of decomposition। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली लाइट एनर्जी का बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। अगर लाइट एनर्जी यहाँ पर नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा तो हम देखेंगे अभी। ठीक है, when silver chloride is exposed to sunlight, अगर एक सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम क्या थोड़ी ही रखेंगे क्या? नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पर तो रिएक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे अभी। जो सिल्वर क्लोराइड को हम अगर सनलाइट में रखें तो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा क्या? सिल्वर सिर्फ सिल्वर और क्लोराइड में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा? सिर्फ सिल्वर हो जाएगा, जो कि रेडिश, सॉरी यहाँ पर रेडिश नहीं, रेडिश वाइट होगा, रेडिश वाइट। और क्या होगा? इधर क्लोरीन की जगह पर क्लोरीन हो जाएगा। और क्या? येलोइश ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, यही रिएक्शन होगा। और एक एग्जांपल अगर ले तो सिल्वर ब्रोमाइड अगर सनलाइट में रखे तो यही होगा। और क्या? सिमिलरली सिल्वर हो जाएगा और ब्रोमाइड डिस्प्लिट और स्प्लिट हो जाएगा, दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। यही रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे क्या? और एक चीज़ दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़, इस रिएक्शन को एक यानी जो डॉक्टर लोग बहुत यूज करते हैं एक्सरे करने के लिए, जो फोटोग्राफी निकलने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, बार बार ठीक है ठीक ठीक है ठीक है क्यों निकल रहा है मुँह से, मैं भी नहीं जानता। ठीक है दोस्तों, और एक फिर से ठीक है निकल रहा है दोस्तों, क्या करें? इसका इलाज नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reaction in which more reactive element displace a less reactive element from its compound, it is called displacement reaction। this reaction is two type। यहाँ पर 2 टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले बता तो दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है कि जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड से, जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा तब जाकर उसे हम कहेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ठीक है, यहाँ पर 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सेकेंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। So it is a type of chemical reaction where an element react with the compounds and take place the another element in the compound is called single displacement। यानी कि जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो एलिमेंट है हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, वही यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जो कि Zn जो कि हाई रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को ए डिस्प्लेस कर देगा, तब जाकर जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली और एग्जाम्पल है तो Fe प्लस CuSO4, यहाँ पर भी Fe Cu से बहुत रिएक्टिव है, इसलिए यह Cu को डिस्प्लेस करके उस CuSO4 का जगह ले लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका कलर है CuSO4 का कलर ब्लू था और यहाँ पर ग्रीन हो गया। अभी हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयरन्स, सॉरी आयरन से, आयरन नहीं है, भूल से भी आयरन मत लिखना दोस्तों, यहाँ पर आयरन लिखा है, मैं भी गलती कर रहा हूँ। तो और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, वो खुद से ही वो क्या करते हैं, इसका जगह ये ले लेता है और उसका जगह ये ले लेता है। इससे हम और एक वर्ड से कह सकते हैं कि जैसे क्या कहेंगे उसे, जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इन द रिएक्शन इज कॉल्ड
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखेंगे तो भी हो जाएगा। क्या, जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा एलिमेंट का, जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा तब जाकर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। म्यूचुअली क्या, म्यूचुअली के मतलब म्यूचुअली जो कि है एक दूसरे का नीड्स को सेटिस्फाई करना, उसको हम म्यूचुअल कहेंगे। तो यहाँ पर भी वही है, एक दूसरे का नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस गिव राइजेस रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। Cl, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव राइजेस टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहीं पर यही हुआ है कि जब Na2 जो कि सोडियम है वो किसका जगह ले लेगा, Ba का जगह ले लेगा और Ba Na का जगह ले लेगा। तो यहाँ पर वही हुआ है कि जो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है इधर, ठीक है। और एग्जांपल इधर है, जो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड गिव राइजेस टू सिल्वर ब्रोमाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर भी वही म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन ऑफ द एलिमेंट हुआ है, जो एलिमेंट का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है इधर, ठीक है। Ag गया इधर और Na गया इधर। तो क्या हुआ, इधर म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है ना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे ए सब्सटेंस इज ए रिएक्टर, सॉरी ये ब्रैकेट है, मैं तो भूल गया ब्रैकेट है इधर। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज इफ द ऑक्सीजन इज एडेड। सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज तब कहेंगे जब वहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड किया गया है और फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किस पे ऐड किया गया है, CO के साथ ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन को क्या कहेंगे हम, जो सब्सटेंस में ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन से पूरी यानी जो पूरा डिफरेंट है, उसका है ऑपोजिट कहेंगे तो भी चलेगा। इसका तो ऑपोजिट है ऑलरेडी, जो कि रिडक्शन रिएक्शन का ऑपोजिट है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इधर भी एक एग्जांपल है, H2 प्लस F2 गिव राइजेस टू H प्लस HF। ये कौन सा एलिमेंट है भाई, हमको भी नहीं पता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मुझे भी मालूम नहीं है कौन सा एलिमेंट है, छोड़ो। तो अब हम देखेंगे कि इधर जो H है यानी जो हाइड्रोजन है, जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तब जाकर वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। पर यहाँ पर तो हाइड्रोजन को ऐड किया गया है, तो क्या है, ये रिडक्स रिएक्शन हो, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पर दो रिएक्शन एक साथ होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दो चीज़ एक साथ होते हैं। तो ये तो बहुत ताकतवर हो गया है, ठीक है दोस्तों। मज़ा कर रहा था यार। पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होते हैं, एक साथ ही होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन दिया गया है, जो MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइजेस टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्लोराइड। तो यहाँ पर Mn यहाँ पर चला गया और O2 H के साथ जुड़ गया और Cl निकल गया, वह से बाहर निकाल दिया उनको। तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ, कैसे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन को रिड्यूस किया गया, ऑक्सीजन को यहाँ पर रिड्यूस किया गया, यहाँ पर निकाल दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर H था आगे पर अब निकल गया। अगर हम जानते हैं, अगर इफ यू रिमूव हाइड्रोजन देन इट विल फॉर्म व्हाट, obviously it will form oxidation or oxidizing agent, sorry, oxidation,
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हुआ है इधर और इधर रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि Mn2 इज रिड्यूस टू MnCl। हाँ, यहाँ पर Mn2 रिड्यूस होकर MnCl2 हो गया है और यहाँ पर HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। यहाँ पर HCl जो Cl2 ऑक्सीडाइज हो गया है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और इसीलिए HCl एक रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि HCl के कारण ही वहाँ पर रिडक्शन हुआ। किसके लिए? HCl के कारण MnO से O रिड्यूस हो गया है। ठीक है, क्लियरली बोल रहा हूँ कि HCl जो है, HCl के कारण ही Mn यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस किया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है Mn की HCl के कारण ही। तो HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग, यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया गया ZnO प्लस C गिव राइज टू Zn प्लस CO2। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर ZnO यानी कि O निकल गया है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? C। और रिडक्शन हुआ है इधर, Zn से रिडक्शन हुआ है। ठीक है, Zn रिडक्शन हुआ है और C से C के कारण ही रिडक्शन हुआ है तो C रिड्यूसिंग एजेंट है। पर यहाँ पर C के साथ O जुड़ गया तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है और इधर रिड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन निकल गया इधर और C के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है और इधर रिड्यूसिंग रिएक्शन हुआ है। ठीक है, रिड्यूक्शन रिएक्शन। तो C ऑक्सीडाइज टू CO2। ठीक है, क्योंकि Zn के कारण CO जुड़ गया है तो Zn क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ZnO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सिर्फ Zn नहीं, ZnO ये पूरा लेना पड़ेगा हमको। Zn पूरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसके लिए? कार्बन के लिए। तो Zn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कार्बन इज रेड्यूसिंग एजेंट। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, अटक अटक से जा रहा है। तो यहाँ पर C के कारण ही Zn रिड्यूस हुआ है तो इसलिए C एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी हम पढ़ेंगे, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरी बातों को। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कौन कौन सा इफेक्ट होता है यार, क्या क्या सा इफेक्ट होता है तो अभी हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट बहुत खतरनाक है जो कि करोजन करता है और बहुत प्रॉपर्टी लॉस करता है। जैसे आयरन, उसको हम बहुत लूज करते हैं, उसका प्रॉपर्टी लॉस करता है। आयरन, सिल्वर और ब्रास का भी प्रॉपर्टी लूज करता है और रेंसिडिटी होता है। किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण दोनों चीज़ होता है, दो चीज़। यानी फर्स्ट जो कोरोजन होता है उसके बाद रेंसिडिटी भी होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे कोरोजन क्या होता है। व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, यानी जो मेटल है वो अगर खाली जगह पर छोड़ दिया जाए तो मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड, वाटर से रिएक्ट करेगा तो खराब हो ही जाएगा। ऑब्वियसली खराब तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर कोरोजन होगा या फिर यहाँ पर बहुत करोड्स होने के कारण यानी इकोनॉमिक कंडीशन भी लो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे ब्रिज या फिर ट्रेन लाइन, कार, मोटर, एवरीथिंग it will get damaged because of corrosion. It does a many harmful effect on human lives. It destroy all types of properties and many other things. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आयरन, तो रस्टिंग ऑफ मेटल, यहाँ पर मेटल का रस्टिंग जैसे कि आयरन हो सकता है, यहाँ पर सिल्वर भी हो सकता है और उसके बाद जो ब्रास भी हो सकता है एंड एनी अदर थिंग्स, कॉपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर रस्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका बहुत डैमेज होता है, बहुत प्रॉपर्टीज लॉस होता है, बहुत इकोनॉमिक कंडीशन भी लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े शिप्स पे रस्टिंग हो जाने से बहुत इकोनॉमिक लॉस होगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है,
क्यों होगा? क्योंकि कोरोजन के कारण बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है। तो अभी हम पढ़ेंगे रेड्यूस रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ऑब्वियसली बेसिकली होता क्या है कि जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी कि जब फैट के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है तब जाकर रेंसिडिटी होता है। फूड में बेसिकली फूड में वैसे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड में ही होता है। ठीक है, तो फूड जैसे हम अगर किसी चीज़ को अगर अगले खुले छोड़ देंगे किसी जगह पर, वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा, स्मेल कहेगा, ठीक है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। वही सब होता है क्यों? क्योंकि रेंसिडिटी होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? एंड नाउ हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस रेंसिडिटी? हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो प्रिवेंट करने के लिए 4 स्टेप्स है। 2-3 में क्यों कह रहा हूँ? 4 स्टेप्स। अब 4 स्टेप्स नहीं, और 4 से भी ज़्यादा स्टेप्स हैं। अब जितना इसको प्रिवेंट करेंगे उतना ही अच्छा है। तो पैकिंग अप फूड आइटम लाइक पोटैटो वेफर्स, यानी पोटैटो चिप्स या कुरकुरे, यानी अदर थिंग्स। ठीक है, जो भी आप खाते हो, आपको जो टेस्टी लगता है, दुकान में जाकर ले आते हो, खाते हो, वही कुरकुरे सब कुछ, उसको हम अच्छे से पैकेट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजन फिलअप होगा, जो नाइट्रोजन गैस रहेगा उसमें। ठीक है, अवॉइड कीपिंग द कुक फूड एंड फूड मटेरियल इनडायरेक्टली सनलाइट से डायरेक्टली फूड मटेरियल्स को रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी फूड डैमेज हो सकता है। और कीप फूड मट और क्या है, कीप फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। जैसे पैकेट जो कुरकुरे होता है कि नहीं, जो उसको बहुत दिन के लिए प्रिजर्व किया जाता है, उसको टाइटली पैकेज किया जाता है, और नाइट्रोजन भी दिया जाता है उसके अंदर, जब कि वह बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत दिन तक अच्छा रहता है, उसका कोई डैमेज भी नहीं आता। तो अभी और एक स्टेप्स है जो कि है रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड। जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज के अंदर हम अगर फूड रखेंगे तो क्या होगा? बेसिकली वो अच्छा रहेगा बहुत दिन तक, बहुत दिन नहीं, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके अंदर ही फूड प्रिजर्व होकर रहेगा। ठीक है, तो यही है मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है दोस्तों, thank you for watching my videos. Thank you. If you like my videos, and if you like to watch many more videos, then please like and subscribe.